जा अपनी राख से, टूट जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बड़ा अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। यस स्टूडेंट्स, वेलकम, नमस्ते, वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी। और जैसे आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? ओके। यस स्टूडेंट्स, अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट की तैयारी कर रहे हो जैसे मुझे सर जी ने बताया। सो इट इज़ वेरी नाइस दैट यू आर गिविंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम रादर देन करिकुलम। वो तो सब लोग करते ही है, बेसिक एजुकेशन, बट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली यस यू कैन एंड यू विल। तो जैसे कि आपका कंटेंट सब्जेक्ट मैंने देखा, और वो प्रैक्टिकली जो हमारा टाइम लिमिट है उसमें पॉसिबल भी है, बट एक हाथ से ताली नहीं बजेगी बच्चों। मेरा काम तो मैं करने ही वाला हूँ, बट आई वांट रिस्पॉन्ड फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। ओके, जब दोनों हाथ से बजेगी ताली तो डेफिनेटली रिजल्ट के दिन भी ताली बजने ही वाली है। स्टूडेंट्स, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये पोस्ट हमारी है और इसके लिए हम डेफिनेटली स्टडी करने वाले हैं। तो अकाउंट्स, ये जो सिलेबस है वो कंटेंट है मेरे पास। तो आई एम CA कुणाल कटारिया, योर टीचर फॉर अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में बेसिकली है क्या क्या, वैसे तो इंडेक्स आपके पास भी है, आपको कंटेंट पता है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। बस अकाउंट्स में एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, थोड़ा सा कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग, थोड़ा कुछ टैक्सेशन एंड सो ऑन। उन्होंने मल्टीपल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, मतलब आपको एज अ अकाउंट असिस्टेंट आप जब उस पोस्ट पे जाओगे, आप जब एग्जाम क्रैक कर लोगे तो आप उस कैपेबल बनो, एग्जैक्टली आप प्रैक्टिकली काम कर सको, वो हिसाब से आपका सिलेबस फ्रेम किया है। सो इट इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। ओके, तो अब थोड़ा सा डायरेक्टली पढ़ाई के बारे में डिस्कस करते हैं ना सर, एग्जैक्टली आप क्या सिखाने वाले हो और कैसे हम जाने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स का मैं बेसिक डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ, सीधी बात, नो बकवास। टाइम है लिमिटेड, कंटेंट है अनलिमिटेड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में सबसे पहले बेसिक्स से जाएंगे हम, एंड आई एम जस्ट कंसिडरिंग योर सेल्फ एज जीरो। मतलब आप हीरो भी हो सकते हो, अच्छी बात है, अगर हो गए तो मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि मैं आपको कुछ बेसिक नहीं नॉलेज है ये कंसिडर करके सिखाऊंगा, सो दैट अगर जिसको नॉलेज है उसका रिवाइज हो जाएगा, और उसको नहीं पता, कुछ तो आइडिया नहीं है, तो उसको तो डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगा। ठीक है, बेसिकली स्टार्टिंग में एक या मैक्सिमम दो दिन लगेंगे हमारे ट्यूनिंग के लिए, कि मेरा जो टीचिंग मेथड है और आपका ग्रास्पिंग वो कैच होने के लिए 2 दिन लगेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा एक कंडीशन रहेगा कि आप हर लेक्चर बस स्टार्ट टू एंड 100% अटेंड करो। तो भी मैं आपको जस्ट कमिट करता हूँ कि आपका जो भी सिलेबस है, आपको तो डेफिनेटली होमवर्क तो कुछ रहेगा, लेकिन क्लास वर्क में मैक्सिमम पार्ट कवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ठीक है, सेकेंड थिंग, हम जो स्टडी करने वाले हैं इसमें रट्टा वाला पार्ट मिनिमम रहेगा। ठीक है, कि आपको जस्ट मगअप करना है, ये ऐसा है वो वैसा है, रट्टा करना है, ऐसा पोर्शन बहुत कम रहेगा, 10-20%। बाकी 80 to 90% हमारा फोकस सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज पे रहेगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स में सबसे पहले देखो भाई, अकाउंट्स कैसे आया, कब आया। 1494 की बात है बच्चों, 1494 जब से डबल एंट्री सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया। ओके, 1494 में डबल एंट्री सिस्टम। अब ये डबल एंट्री सिस्टम है क्या एग्जैक्टली? डबल एंट्री सिस्टम, स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टॉक विथ यू। जैसे ही लेक्चर एंड होगा उसके एंड में हम डिस्कस भी करते जाएंगे, बट स्टिल इन बिटवीन द लेक्चर अगर आप कुछ भी डाउट रहे तो इमीडिएटली आप रेज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक शॉप में गया और एक शॉप में मैंने कुछ शॉपिंग की। ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का नोटबुक बाय किया, एक बुक बाय किया, एक पेन, स्टेशनरी, ओवरऑल मैंने फॉर एग्जांपल 300 रुपीज़ की स्टेशनरी परचेस की। ठीक है, कस्टमर का छोड़ दो, हम अभी शॉपकीपर के रोल में आते हैं। सपोज मेरा शॉप है, किसी कस्टमर को मैंने 300 रुपीज़ का गुड्स सेल किए, तो अब सेल तो कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये लिख के रखना पड़ेगा ना। अगर वैसे देखा जाए ना बच्चों, अगर कैश तुरंत मिल रहा है
तो मैं सोच रहा हूँ जाने दो ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं भी लिखा तो चलेगा, कैश तो मिल गई, राइट। सामने वाले के नाम से मुझे कुछ मतलब है। व्हाट इज योर नेम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। आप कौन हो, आप कहां से हो, आपका आधार नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, मुझे क्या करना है। आपने स्टेशनरी परचेस की, पैसा दे दिया, किस्सा खत्म। लेकिन आप जरूरी हो जाते हो, आप इंपॉर्टेंट हो जाते हो जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे होता है, मतलब उधारी पे होता है। देखो बच्चों, अगर आप आज गुड्स लेके जा रहे हो और आप मुझे कमिट कर रहे हो कि आज स्टेशनरी दे दो, मेरे पापा आज घर पे नहीं है, 8 दिन में हम पैसे दे देंगे। अरे लेकिन तू है कौन भाई, तू है कौन, मैं तुझे पहचानता नहीं, तुझे घर वालों को पहचानता नहीं, तो कैसे दे दूं। नाउ योर आइडेंटिटी इज इंपॉर्टेंट। अब जरूरी हो जाता है लिख के रखना कि सामने वाला कौन है, और सामने वाले से क्योंकि फ्यूचर में पैसे लेने हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस, दिन भर में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं बच्चों, अगर मतलब जैसे आपकी बिजनेस की लेवल है, छोटा सा दुकान से लेकर बड़े से मॉल तक, मल्टीनेशनल कंपनी तक, जिस भी लेवल का आपका बिजनेस है, डेफिनेटली रिकॉर्डिंग तो जरूरी है। रिकॉर्डिंग के दो पर्पज है, एक तो खुद के लिए और एक गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट क्यों, अरे टैक्सेशन देना है ना भाई, टैक्स अगर पे करना है तो यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट, क्या हुआ। क्या हुआ भाई, डिस्कशन चल रहा है, टैक्स पे करने लग गए क्या अभी से। ओके स्टूडेंट्स, अगर कुछ रहा ना डाउट तो जोर से रेज करो, मतलब आपको डिस्कशन मुझे नहीं समझ रहा है, ठीक है। आप अगर कुछ बात कर रहे हो तो एक सेकंड, नहीं समझा मुझे। प्लीज जोर से बोलिए, आपका ऑडिबल नहीं, आप बोलो। माइक ऑन है इसलिए, ठीक है ठीक है। तो अब आपने ऑफ कर दिया, कुछ रहा तो बोलना। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग की, ठीक है। देखो हुआ क्या, सबसे पहले हुआ ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन हुआ मतलब क्या, जैसे मैं शॉप में गया, मैंने कुछ परचेस किया, मतलब एक ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। या फिर सामने वाले के पॉइंट से सोचे, उसने मुझे सेल किया, एक ट्रांजैक्शन हो गया। 1 रुपए के, मतलब 1 रुपए की चॉकलेट से लेकर 1 करोड़ की कार तक, वॉट एवर द ट्रांजेक्शन अमाउंट इज, एट द एंड वो ट्रांजेक्शन ही है, ठीक है। अब ऐसा हो गया कि दिन ब दिन ट्रांजेक्शन बढ़ते गए और कहीं ना कहीं लिख के रखने की जरूरत पड़ने लग गई, तो मैंने एक डायरी परचेस कर ली, ठीक है। एक डायरी, एक नोटबुक, एक पेज, एक पेपर, कहीं ना कहीं तो हम लिख के रखेंगे दिन भर में क्या क्या हुआ, फिर वो कैश पे हो, क्रेडिट पे हो, ओके। अगर हम बिजनेसमैन है तो सेल्स करके इनकम आएगा, ये भी होता है दिन भर में। मैं कहीं ना कहीं से परचेस करता हूँ तो खर्चा होता है। सैलरी, भाई स्टाफ वगैरह है मेरे पास तो उनको सैलरी देनी पड़ती है, रेंट है, लाइट बिल है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऐसे दिन भर में सपोज 100 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, 1000 मतलब थोड़ा बड़ा बोल दिया मैंने, बड़े बिजनेस का 100 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। और ऑफकोर्स ह्यूमन माइंड को लिमिटेशन है, हम एक लिमिट के बाद याद नहीं रख सकते, इसलिए अगर ये रिकॉर्ड करके रखना है कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड करने के लिए मैंने एक बुक लिया, एक डायरी ले ली, जिसे बोलते हैं जर्नल, ठीक है। एक बुक, एक डायरी, जहां पे मैं सब ट्रांजैक्शन दिन भर में जो भी हुआ वो लिख के रखूंगा, उसे बोलते हैं जर्नल, ठीक है। अब चलो मैंने रिकॉर्डिंग तो कर दिया, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग कर दिया। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन इज जर्नल, ठीक है। वैसे देखा जाए ना बच्चों, रिकॉर्डिंग तो हर 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 पर्सन कर सकता है। मतलब आपको अगर कॉमर्स का नॉलेज नहीं भी रहा, ठीक है, स्टूडेंट आप फॉर एग्जांपल 10th में हो, आप हमेशा माइक ऑन, हाँ एग्जैक्टली यस बच्चों, आप माइक बोलो। सबको म्यूट कर दो, कर दूं म्यूट सबको, ठीक है। सबको कर रहा हूं मैं म्यूट ऑल, ठीक है। हाँ सब लोग हो गए म्यूट। अब जस्ट क्रिएटिव एकेडमी सर जी, आपको मैंने कर दिया अनम्यूट, ठीक है। तो आप आपके हिसाब से आप अनम्यूट कर सकते हो, बाकी सब लोग म्यूट हो गए। फ्रेंड्स
बड़ी एग्जाम दे रहे हो, छोटे बच्चे जैसे काम कर रहे हो, कैसे चलेगा? बड़ी बड़ी तैयारी करनी है तो बड़े बच्चों जैसे बिहेव करो, म्यूट करके बातें करोगे तो मेरा अनलिमिटेड कंटेंट लिमिटेड टाइम में देना नहीं होगा, ठीक है? चलो, ऐसे ही शांति बने रहेगी ऑटोमेटिक ऑब्वियसली। नाउ ट्रांजैक्शंस में कहीं ना कहीं लिख के रख रहा हूं, एक नोटबुक में, एक जर्नल, एक बुक में, तो उसे हम बोलते हैं जर्नल, ठीक है? चलो, मैंने ट्रांजैक्शन तो लिख लिए। अब ये ट्रांजैक्शंस लिखने के बाद मुझे फॉर एग्जांपल एक मेरा कस्टमर है जिसका नाम है फॉर एग्जांपल जॉन नाम का एक मेरा कस्टमर है, ठीक है? कस्टमर, अब जॉन मेरे पास आया, फॉर एग्जांपल मेरा एक रेगुलर कस्टमर है, 3-4 महीने के बाद आया अचानक से एक दिन, और वो बोला कि सर मुझे बताओ कि आप अपनी उधारी कितनी है। सर नहीं, सॉरी, सेठ जी, दुकान वाले ना हम। सेठ जी, हमें बताओ हमारी उधारी कितनी है, कितना पैसा देना है। मैं आज पूरे पैसे लेके आया हूँ, सब आपकी उधारी जो भी था पिछला पेमेंट सब कुछ क्लियर कर दूंगा। नाउ अब अगर लक्ष्मी टीका लगा रही तो डेफिनेटली मुंह धोने थोड़ी ना जाएंगे। अगर स्कैम 1992 देखा होगा तो आप पहुंच जाओगे इस तक। तो स्टूडेंट्स, पैसे आ रहे हैं तो डेफिनेटली पैसे तो लेने ही है, लक्ष्मी आ रही है, अच्छी बात है। नाउ द पॉइंट इज, पैसे तो आ रहे हैं लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो जॉन जो मेरा स्टूडेंट है, जॉन से कितने पैसे लेने एग्जैक्टली, वही नहीं पता मुझे। नाउ हाउ टू फाइंड दिस? तो मैंने सोचा कि चलो भाई जर्नल में चेक करते। जर्नल मतलब मैंने जहां पे सब ट्रांजैक्शन लिख के रखे हैं ना बुक में, तो सब ट्रांजैक्शन अगर मैंने लिख के रखे तो मैंने सोचा कि चलो फाइंड करते हैं कि एग्जैक्टली कितने पैसे लेने हैं या कितने पैसे सामने वाले से रिकवर करने हैं। तो इसके लिए जर्नल में मैं देखा तो जर्नल में बहुत सारे ट्रांजैक्शन लिखे हुए थे, मुझे इसका डिटेल नहीं मिला। इसके लिए हमें बनाना पड़ता है लेजर। लेजर मतलब अकाउंट। हर पर्सन का एक अकाउंट होता है बच्चों, टी शेप का अकाउंट होता है, मतलब जिसमें मैं देख के बता सकता हूं पर पर्सन, भाई तेरा इतना पैसा लेना है, तुझे इतना देना है, तो पर्सन वाइज डिटेल मैंने मेंटेन किया अलग से, उसे बोलते हैं लेजर। ओके, फिर ये जो लेजर्स होते हैं बच्चों, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे 100 कस्टमर है और 20 सप्लायर है जिनसे मैं माल खरीदता हूं, ठीक है? तो हमारा क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन चलता रहता है, लेना भी और देना भी, उधारी पे। तो ये सब कुछ डिटेल्स मैंने मेंटेन की और इसकी एक समरी बना ली। ये जितने भी अकाउंट्स मैंने बनाए थे, अकाउंट्स मतलब लेजर एक ही, तो इनकी समरी बना ली। इसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ठीक है? ट्रायल बैलेंस मतलब क्या? सीधी बात, साल भर की समरी। मैंने पूरे साल में कितना परचेस किया, कितना सेल किया, कितना इनकम कमाया, या फिर जो भी साल भर की डिटेल्स है वो हमें ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगी समराइज्ड। ओके, और इस ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनल अकाउंट्स। अब ये फाइनल अकाउंट्स होता क्या है? फाइनल अकाउंट्स में 3 चीजें होती है बच्चों। एक है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। अगर आपका कंटेंट आपके सामने अगर देख रहे होगे आपका सिलेबस, तो आपको इसमें से बहुत नाम दिख रहे होंगे। आपको जर्नल कहीं दिख रहा होगा, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, यही है, ठीक है? तो दिस इज द सर्कल ऑफ अकाउंट्स, और ये सर्कल हम चुन चुन के एक एक चीज इसमें से देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, जस्ट अ सेकंड में और भी आपको कंटेंट में क्या क्या है, ये रहा आपका कंटेंट। आई होप आपका विजिबल रहेगा। जस्ट अ सेकेंड, विजिबल करवा देता हूँ। यस, ये रहा आपका कंटेंट। ओके स्टूडेंट्स, चलो मैं भी थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ, कंटेंट आपको अच्छे से दिखेगा। तो इसमें देखो क्या क्या है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है? मतलब अकाउंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम देखेंगे। अकाउंट्स, अरे अरे अरे, जस्ट अ सेकेंड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ टर्म्स है। उसके बाद देखो अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल।
जर्नल मैंने आपको अभी नाम बताया जस्ट, ठीक है। और होता कैसे है बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। एक इक्वेशन है जिसमें एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम देखेंगे बच्चों। आज ट्रेलर है, पिक्चर तो अगले एपिसोड में दिखेगा ना। स्टार्टिंग में कैसे डायरेक्ट पिक्चर स्टार्ट कर दे, आज टोटली ट्रेलर है। बस आप अलर्ट रहो और एंड तक शांति से देखते रहो एक एक चीज। नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड इसमें क्या है, वाउचर्स। वाउचर मतलब डॉक्यूमेंट बच्चों। देखो, अगर मैंने सेल किया, किसी कस्टमर को गुड सेल किया, तो मैं क्या बनाऊंगा, सेल्स बिल। एग्जैक्टली, तो सेल्स बिल बन गया एक डॉक्यूमेंट, एक वाउचर। अब मैं बैंक में गया पैसे डिपॉजिट करने, कैश डिपॉजिट करने, तो बैंक में जाने के बाद वहां पे काउंटर होता है ना, वो एक स्लिप भरनी पड़ती है, डिटेल में लिखना पड़ता है, 2000 की कितनी नोट है, 500 की कितनी, 100 की कितनी, वो जो स्लिप होती है डिपॉजिट स्लिप, ये हो गया वाउचर, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जांपल किसी से गुड्स परचेस किए, तो सामने वाला मुझे क्या देगा, बिल। ऑफ कोर्स बिल बना के देगा ना, कि कितने का गुड्स है, कितना क्वांटिटी है, टोटल कितना टैक्स जीएसटी वगैरह ऐड करके टोटल बिल आएगा। तो ये जो बनेगा इनवॉइस, ये जो बिल रहेगा, ये भी क्या है, ऑफ कोर्स वाउचर, ठीक है। देखो बच्चों, अकाउंटेंट है, फॉर एग्जांपल आप अकाउंटेंट हो और मेरे अकाउंटेंट हो, मैं बिजनेसमैन हूं और मेरे बिजनेस में आप काम कर रहे हो। मैंने बोला चल लिख 2 लाख का सेल किया, तो ऐसे कैसे लिखो, आप तो कभी भी बोलोगे 2 लाख का सेल किया, 20 लाख का सेल किया, कैसे लिखे, कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना उसके लिए। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो होता है ट्रांजैक्शन का, वो है वाउचर, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ वाला पॉइंट देखो क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी ये क्या है बच्चों, BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है, मतलब हमारे पास एक बुक होता है जिसे बोलते हैं कैश बुक, और बैंक वालों के पास क्या होता है, पासबुक। स्टूडेंट्स, आपका भी बैंक में अकाउंट होगा एज अ स्टूडेंट, या फिर एज अ आपके पेरेंट्स का तो डेफिनेटली होगा। अगर बैंक में अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट अगर ओपन किया तो आपको मिला होगा एक पासबुक, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ सम ट्रांजैक्शंस कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे साइड से मतलब मैं कैश बुक मेंटेन कर रहा हूँ, मैं लिख के रखता हूँ, मैंने बैंक में इतने पैसे जमा किए, मेरे बैंक में से इतने पैसे गए, इतने पैसे आए, स्टूडेंट ने फीस जमा की, मैं सब कुछ लिख के रखता हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं मेंटेन करता हूँ कैश बुक, और बैंक वाले जो है वो मेंटेन करते हैं पासबुक। तो कुछ ट्रांजैक्शंस कभी कभी ऐसे होते हैं कि मैंने ट्रांजैक्शन कर दिया लेकिन बैंक वालों को नहीं पता, या बैंक वालों ने किया लेकिन मुझे नहीं पता। तो ऐसे केस में बैंक मतलब डिफरेंस हो जाता है कैश बुक में और पासबुक में, और ये डिफरेंस सॉल्व करने का टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके सर, इसका एग्जांपल दो तो जल्दी समझ जाए। फॉर एग्जांपल बच्चों, 31 मार्च को ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड। तो 31 मार्च को मुझे इंटरेस्ट मिलता है, मेरे बैंक में 50,000 रुपए थे, तो उसमें मुझे फॉर एग्जांपल 2,000 रुपए इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। अब 2,000 रुपीज अगर इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो क्या वो घर पे आएंगे पैसे लेके, ये लो आपके 2,000 रुपए, आपने इंटरेस्ट कमाया? ऑब्वियसली नहीं यार, अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो जाएंगे पैसे। अकाउंट में पैसे जमा हो गए मतलब पासबुक में एंट्री हो गई, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, बिकॉज मुझे कैसे पता चलेगा इंटरेस्ट का, डायरेक्ट पैसे जमा हो गए, समझ रहे हो। तो ऐसे केस में कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है, और वो हम सॉल्व करेंगे BRS में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। नेक्स्ट, 5th टॉपिक देखो आप, ये क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रहेगा उसी टॉपिक में आपको डिटेल में बताऊंगा मैं। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप अकाउंट्स। बच्चों, पार्टनरशिप मतलब जब 2 और मोर पर्सन कम टुगेदर एंड डूइंग अ बिजनेस। साथ में क्यों आते हैं मल्टीपल पर्सन, भाई दो सब लोग मिलके बिजनेस करेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और जो भी प्रॉफिट होगा ऑफकोर्स शेयर कर लेंगे, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा एडवांस में डिसाइड कर लेंगे। और अगर कुछ नहीं पता तो फॉर एग्जांपल इक्वल रेशो रहेगा, ठीक है। 10 पार्टनर है फॉर एग्जांपल, तो 10 के 10 पार्टनर इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जो भी रेशो होगा उस रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और प्रॉफिट कमाने के लिए, साथ में बिजनेस करने के लिए हमने पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर किया, ठीक है। नेक्स्ट, ये पार्टनरशिप अकाउंट रहेगा, इसमें हम अकाउंटिंग करेंगे और प्रॉफिट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स का। नेक्स्ट इज लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स बच्चों हमने अभी बताया ना, लेजर अकाउंट ऊपर मैंने आपको बताया था, लेजर मतलब अकाउंट्स ड्रॉ करने का, पर्सन का, हर पर्सन का सेपरेट अकाउंट, दैट इज लेजर। नेक्स्ट, कैश बुक और फाइनेंशियल ऑडिट। कैश बुक मतलब सिंपली मेरे पास कितना कैश आया, कितना कैश गया, इसका हिसाब मेंटेन रखना, दैट इज कैश बुक। सिंपल, रिसिप्ट और पेमेंट, ये दो साइड होती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज
एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो मेरा पहला वर्ड ये था, डबल एंट्री बुक कीपिंग। बच्चों डबल एंट्री बुक कीपिंग मतलब क्या? हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। सर दो इफेक्ट मतलब क्या, कैसे एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हो सर आप? बच्चों मैं मेरे शॉप का एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ। मैं शॉप में बैठा था, एक कस्टमर आया और उसने 300 रुपीज की स्टेशनरी बाई की, राइट? तो मेरे शॉप से क्या गया? स्टेशनरी गई। और मुझे क्या मिला? कैश मिला। हो गए ना दो इफेक्ट, राइट? चलो सामने वाले के पॉइंट से सोचते हैं, उससे क्या गया? कैश गया। उससे क्या मिला? स्टेशनरी मिला। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हो रहे। ओके, मैं गया शॉपिंग करने, कपड़े मैंने क्लोथ्स लिए, तो मेरे पास क्लोथ्स आए, अगेन कैश गया। सेम फंडा, कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ जा रहा है। तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, वो हम देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब मैंने आपको बताया कि समरी ऑफ ऑल अकाउंट्स। साल भर में कितना परचेस किया, साल भर में कितना सेल किया, साल भर में लोगों को सैलरी, स्टाफ को सैलरी कितना पे किया, साल भर का लाइट बिल कितना था, रेंट कितना था, ये सब कुछ ओवरऑल पूरे साल की समरी बनाई जाती है, इसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेड मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स बाय कर रहे हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, सेल कर रहे हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। मतलब इसमें से हमें समझता है कि एग्जैक्टली हमारा प्रॉफिट कितना है, समझ रहे हो? मैंने 100 रुपए में गुड्स परचेस किया, 130 में सेल किया, तो 30 रुपीज प्रॉफिट हुआ ना। ये कब पता चलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी ये क्या होता है बच्चों? देखो मैंने आपको बताया कि 100 रुपए में गुड्स मैंने परचेस किया, 130 में बेच दिया, तो 30 रुपीज प्रॉफिट हुआ। अरे लेकिन मैं हवा में थोड़ी बिजनेस कर रहा हूं, मेरा शॉप है, उसमें रेंट है, उसका लाइट बिल है, उसका मेंटेनेंस है, बहुत सारे एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, और ये सब कुछ जाने के बाद जो जेब में जाएगा फाइनल अमाउंट, उससे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। मतलब ये अपना वाला प्रॉफिट, सब कुछ खर्चा पे किया, टैक्स दिया, सब दिया, तो मुझे कितना मिला? दैट इज नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बनाना पड़ता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सब एक्सपेंसेस और इनकम लिखा जाएंगे और उसमें से हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो सर ये बैलेंस शीट क्या है? बच्चों बैलेंस शीट मतलब मेरे पास जो भी प्रॉपर्टीज है और लोन है। अरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, ये सब एसेट हो गए, प्रॉपर्टी हो गई। और भगवान ने जो नहीं दिया, जो मैंने खुद ने लिया हुआ, लोन है, लोगों से उठाया हुआ पैसा वगैरह, तो ये सब कुछ बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, एसेट्स भी और लायबिलिटीज। देखो अगर आप बैंक में लोन लेने जाओ तो आपको बैंक कौन से बेसिस पे लोन देती है? दो बेसिस होते हैं। पहला बेसिस वो चेक करते हैं कि सामने वाला प्रॉफिट कितना कमा रहा है, और दूसरा वो देखते हैं कि सामने वाले के पास प्रॉपर्टी क्या है। अगर इस एक आधे साल प्रॉफिट नहीं भी कमाया, लॉस में भी गया, अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो उसको लोन हम दे सकते हैं, क्योंकि इसने पैसे नहीं दिए तो प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, राइट? तो ये सब कुछ हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट, कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम है, मतलब यहाँ पे दो इफेक्ट नहीं दिए जाते, बस कैश पे फोकस किया जाता है। कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, उस पर फोकस किया। नेक्स्ट अब ये क्या है भाई? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या है? ये थोड़ा सा नया पार्ट है, इसमें जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट, इंडिया में कैसा सिस्टम होता है, फाइनेंशियल सिस्टम वगैरह, उसके बारे में नॉलेज दिया गया है। अब यहाँ से टैक्स, ये वाला पार्ट पूरा टैक्स से रिलेटेड है, टैक्सेशन, टैक्स के लॉज। उसमें दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का अगर आपको एग्जांपल दिया जाए तो वो है इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो स्टूडेंट्स पहले तो बहुत सारे टैक्सेस जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थे, लेकिन बस जस्ट 5 अगस्त आई थिंक 367 जो भी निकाला, तो 373 ना शायद, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो नाउ जम्मू कश्मीर इज कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स इन एवरी एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट जम्मू कश्मीर के लिए भी एप्लीकेबल है, जीएसटी जम्मू कश्मीर के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब पहले अगर कोई भी टैक्स पढ़ो ना तो हर जगह पे लिखा होता था, ब्रैकेट में लिखा होता था, मतलब फॉर एग्जांपल जीएसटी एप्लीकेबल टू ऑल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू ऑल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्सेप्ट निकल गया, एक्सेप्ट गायब हो गया। अब सबके सब टैक्सेस जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए भी एप्लीकेबल। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स क्या और जीएसटी क्या? बच्चों बेसिकली इनका फर्क ऐसा है, डायरेक्ट टैक्स मतलब ऐसा कि जो पर्सन कमाता है ना इनकम, उसी को टैक्स लगाया जाता है। भाई तू कमा रहा है ना तो तुझे ही टैक्स देना पड़ेगा, ये है डायरेक्ट टैक्स।
और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कमा तो मैं रहा हूं लेकिन मैं टैक्स का बर्डन दूसरे पे शिफ्ट कर सकता हूं, उससे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सर दूसरा कैसे भरेगा अपना टैक्स? बच्चों एग्जांपल देखते हैं जीएसटी का, ठीक है। फॉर एग्जांपल एलईडी का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। एलईडी अरे 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 सपोज 20,000 का एलईडी है, एलईडी बोलो, एलसीडी बोलो, टीवी बोलो, ठीक है। ये प्राइस पे किसने सेल किया? ये मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया 20,000 में। होलसेलर क्या करेगा? रिटेलर को देगा 25,000 में, और रिटेलर कस्टमर को सेल करेगा 50,000 में। सर क्या बात कर रहे हो, इतना प्रॉफिट? एक्चुअल में रियल प्रॉफिट रिटेलर को ही होता है बच्चों, ज्यादा प्रॉफिट रिटेलर को ही होता है हमेशा, कोई भी बिजनेस देख लो। क्योंकि ये होलसेलर और मैन्युफैक्चरर ना, ये क्वांटिटी में खेलते हैं, ये ज्यादा प्रॉफिट में नहीं बिलीव रखते, क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। ज्यादा क्वांटिटी सेल करेंगे और ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। नाउ द अवर पॉइंट इज जीएसटी। मान लो इस पे 5% टैक्स है, तो 20,000 का 5% टैक्स कितना आएगा? 10%। देखो 1 0 कट किया तो 10% मिलता है, 2,000 उसका हाफ 1,000 रुपीज इसका टैक्स आ गया 5%, ठीक है। ये 25,000 इसका भी 5% निकालते हैं, तो देखो 1 0 कट किया तो 10% कितना बचा? 2,500 उसका हाफ 1,250। और 50,000 इसका भी 5% टैक्स लगेगा, 1 0 कट 5,000 है, उसका हाफ आएगा 2,500। देखो बच्चों एक्चुअली वर्क कैसे करता है, ये कैसे वर्क करता है सिस्टम। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को जो बिल बनाएगा ना, बिल इनवॉइस, तो बिल में 20,000 रुपए का एलईडी प्लस 1,000 रुपए टैक्स, ऐसा करके 21,000 का बिल देगा हाथ में, ओके। फिर रिटेलर ने क्या किया? 25,000 को सेल किया तो 25,000 पे टैक्स लगाया 1,250, और वो मतलब होलसेलर ने रिटेलर को बिल दिया, और रिटेलर ने 50,000 में एलईडी दिया 2,500 रुपए टैक्स लगा के, ठीक है। स्टूडेंट्स ये सर्कल में, ये पूरे सर्कल में एट द एंड टैक्स का बर्डन किस पे शिफ्ट हो रहा है? मैन्युफैक्चरर शिफ्ट कर रहा है बर्डन होलसेलर पे, होलसेलर से टैक्स वसूल करके गवर्नमेंट को पे कर रहा है। होलसेलर किससे टैक्स वसूल कर रहा है? वो रिटेलर से टैक्स वसूल करके फिर गवर्नमेंट को पे कर रहा है, और रिटेलर कस्टमर को टैक्स, कस्टमर से वसूल करके गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो कस्टमर, कंज्यूमर बेचारा मरने वाला है वो, क्योंकि पूरा टैक्स का बर्डन उस पर, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें टैक्स का बर्डन दूसरे पे शिफ्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बजटरी कंट्रोल। अब ये यहां से पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग है बच्चों, ठीक है। ऊपर था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये है टैक्सेशन, और लास्ट में 3 टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग के। अब इसमें कॉस्ट मैनेजमेंट और बजटरी कंट्रोल ये क्या है? देखो बच्चों, बजटरी मतलब हर बिजनेस में कुछ ना कुछ बजट होता है। अगर हम 5,000 यूनिट्स बनाए तो कितना खर्चा लगना चाहिए, अगर हम 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो कितना कॉस्ट लगना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग लेवल का बजट किया जाता है, एस्टिमेट निकाला जाता है। बजट मतलब एस्टिमेट ना, प्रीवियस लास्ट ईयर का हम बजट निकालते हैं क्या? नहीं, नेक्स्ट ईयर का बजट निकालते हैं। बच्चों अगर आप इनकम टैक्स में अपडेटेड हो गए तो आपको पता होना चाहिए कुछ ही दिन में, फरवरी आ रहा है, जनवरी एंड है, फरवरी आने के बाद बजट आएगा, इनकम टैक्स गवर्नमेंट का बजट आएगा, और उस बजट में क्या रहेगा? नेक्स्ट ईयर टैक्सेशन कैसे रहेंगे उसका प्लानिंग, नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग, उससे बोलते हैं बजट। तो वैसे ही हमें यहाँ पे बिजनेस में बजट प्रिपेयर करना है, यस, बजट प्रिपेयर करना है, ठीक है। इस साल भर में कितना खर्चा आएगा, कैसे आएगा, वो बजटरी कंट्रोल का पार्ट है। नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी है कॉस्ट रिलेटेड, एग्जैक्टली कैसे किया जाता है। लास्ट इज डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में क्या क्या डेवलप हुआ है भाई, डेवलपमेंट ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। ओवरऑल अगर देखो बच्चों, ये पूरा कॉम्बो है प्रैक्टिकल और थ्योरी का, बहुत मजा आने वाला है सीखने में। तो एंड तक आप अगर मेरे साथ रहोगे, मेरा 100 तो है, आपका 100 मिल जाए तो बहुत मजा आएगा बच्चों, ठीक है। डेफिनेटली you can, definitely you can and you will crack the exam if you are there with me till the end of this syllabus, okay students। तो मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ, आपके साइड से मुझे कुछ पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए है। तो स्टूडेंट्स आप अनम्यूट कर सकते हो क्या? देखो तो, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो आपकी एग्जाम की टेंटेटिव डेट क्या है बच्चों? सॉरी वापस बोलिए। जून मंथ में एग्जाम है, ठीक है। एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन अभी जून महीने में रहेगी ये पता है, राइट।
ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 मंथ्स है। लेकिन मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इस पूरे 4 मंथ टीचिंग नहीं चलेगा। अगर मैं 4 महीने टीचिंग करता रहा तो आप सेल्फ स्टडी कब करोगे? ठीक है, तो हमारे पास एटलीस्ट मार्च एक महीना तो भी, मई महीना तो भी आपके सेल्फ स्टडी के लिए होना चाहिए। तो मैक्सिमम 3 मंथ्स मेरे पास है। ठीक है, और बताओ, आपको इसका कुछ टेक्स्ट बुक मिला है? बच्चों को स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक है इसका, एक सिलेबस का? हाँ, बस बच्चों इसका कुछ रेफरेंस बुक है सेपरेट, में सब कुछ कंटेंट मिलेगा। है ना? नो बोला क्या आप? नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको अलग अलग बुक से ही स्टडी करना है, राइट? ठीक है। वो तो ठीक है, मेरा काम मैं आपको मतलब एज इफ इतने नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो मैक्सिमम उसमें ही कवर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, और आपके क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे साइड से, वो बताओ। व्हाट शुड आई डू फॉर यू? तो आपको बेसिक कुछ आता है या अकाउंट्स की कुछ आइडिया नहीं है? ओके, सो इस फील्ड में ही नए हो आप, टोटली नए हो? ओके, आपका एग्जाम का पैटर्न एमसीक्यू रहेगा? ओके, ग्रेट। तो हमारा ज्यादा फोकस बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर पे नहीं रहेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आएंगे एमसीक्यू, तो उसके आंसर फास्ट कैसे निकाल सके उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, हाँ, ये मुद्दे की बात बताई आपने। स्टार्ट तो ए से ही करना है, जेड तक तो पहुंचेंगे सर, लेकिन ए से स्टार्ट कर दो। ओके, ओके, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। यस यस, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे हम। बस देखते हैं अभी जितना आवाज आ रहा है ना, जैसे जैसे मैं कंसेप्ट सिखाता हूं, तो यह आवाज कितना रहता है देखना पड़ेगा। यस, और बोलो। तो जून में देखो, मुझे इतनी बातें क्लियर हो गई आपके कम्युनिकेशन से अब तक। जून मंथ में आपकी एग्जाम है, आपके पास कोई रेफरेंस बुक नहीं है स्पेसिफिक कि जिसमें पूरा का पूरा कंटेंट है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, और आप इस फील्ड में टोटली नए हो। तो आपको मुझे जीरो से आगे लेके जाना है, ए से लेकर जेड तक। ओके, क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त, जबरदस्त। देखो, देखो मेरे हिसाब से पूरा जीरो होना ये बेटर है एज कंपेयर टू हाफ नॉलेज। क्योंकि जिसको हाफ नॉलेज होता है ना, वो खुद को बादशाह समझता है कि मुझे सब कुछ आता है। तो इट इज वेरी गुड कि आप पूरा न्यूट्रल हो, पूरा जीरो हो, जो भी सिखाया सर इनपुट लेने वाले हैं, सो इट इज गुड। कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे हम। ओके, आपने इसके पहले कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए है इसके पहले?
ओके ओके, बढ़िया है ना। जहाँ पे कंपटीशन है वहीं पे दौड़ने में मज़ा भी आता है। और मेरे हिसाब से कंपटीशन है ना अपने दूसरे क्लास वालों के साथ है ही नहीं, अपनी कंपटीशन अपने ही पास्ट के साथ है। आपने अब तक क्या किया था, अब तक जो एग्जाम दिए, आज तक क्या स्टडी किया है? यस 2 मिनट रहे, यस यस, मेरा ध्यान है टाइम के पास, 2 मिनट बचे बच्चों। यस, नेट लॉस नहीं, आज के लिए तो इतना ही है। मैं एक बार सर से वापस डिस्कस करता हूँ प्रॉपरली डिटेल में, और फिर आपको नेक्स्ट अपडेट करूंगा टाइमिंग का कैसे रहेगा क्या, ठीक है। फिर हम कंडक्ट करेंगे रेगुलर लेक्चर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम सोचेंगे कि सैटरडे हो, संडे हो, कोई भी डे हो, हम क्लास लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही। सर से मैं, यस जी बोलिए, प्लीज रिपीट। कितने लेक्चर चलेगा कि क्लास, ऐसा? टाइम ड्यूरेशन बच्चों मेरे दिमाग में 2.5 मंथ है, ठीक है। एक बार मैं ना सिलेबस वापस डिटेल में देख लूँ, कुछ रेफरेंस बुक। ठीक है, चलेगा। वही सबसे वर्क करेंगे। मैं एक बार सर जी से बात करके आपसे कम्युनिकेट करता हूँ। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए। बी एनर्जेटिक एंड बी स्टडिंग। बाय बाय।